हेलो, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार सभी अभ्यर्थी लाइव आ जाइए, क्योंकि हम वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए एक बहुत ही गजब तरीके में उसके सिलेबस को समझने वाले हैं, क्योंकि उसका विज्ञापन एक सेकेंड क्योंकि उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो एक बार सभी अभ्यर्थी लाइव आ जाइए, और मुझे विश्वास है कि आज के विज्ञापन के द्वारा जो भी चीज़ें आई हैं नई नई, हर चीज़ को हम बहुत ही गजब तरीके में समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। एक बार कमेंट करिए कि पहले तो आप ये बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे पूरा यकीन है, यदि आप मुझसे 1 घंटे जुड़े रहे तो सच मानिए, आप निराश हों, आप प्रसन्न हों, आपके हर प्रकार के मिथ आज टूटने वाले इस विज्ञापन को देखने के बाद में। एक बार सभी अभ्यर्थी कमेंट कीजिएगा कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ओके टाइप करिए, ओके टाइप करिए, ओके टाइप करिए। यदि सब कुछ ठीक है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं इस लिंक को मैं अन्य ग्रुप में साझा कर देता हूं, आप भी साझा कर दीजिए। और फिर हम बहुत ही विस्तार से बात करने जा रहे हैं पाठ्यक्रम को लेकर, बहुत ही विस्तार से समझेंगे हर चीज को। तो वर्ग 3 मेंस, एक बार मैं सेंड कर देता हूं, सभी लाइव जुड़ें, सभी लाइव जुड़ें। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए। यदि आपके कोई से ग्रुप बने हैं, आप वहां पर भी सेंड करिए, आप वहां पर भी सेंड करिए। आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ है जो पॉजिटिव इसमें हम देख नहीं पा रहे। बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैंने बहुत सारी चीजों पे पहले से फोकस्ड रहा था। मैं एनसीईआरटी पे कई बार मैंने कितना ज्यादा ध्यान दिया है, आपको पता होगा। कई बार मैंने एनसीईआरटी का जिक्र करा था। मैं यूं ही जिक्र नहीं कर रहा था, मैं अंग्रेजी को बार बार टारगेट कर रहा था। कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि मैं सोच समझ के आपसे अंग्रेजी पढ़ने का, भले ही 1 घंटे पढ़ने का बोल रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था आपसे कि कम से कम आप 1 घंटे तो पढ़िए अंग्रेजी को। यदि 1 घंटे जिसने पढ़ा होगा, निश्चित तौर पे उसको आज बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार और आप सभी ग्रुप में जहां पर भी आप साझा कर सकते हैं, वहां पे साझा कर दी करिए। मैंने भी साझा कर दिया है। विस्तृत विज्ञापन को बहुत शानदार तरीके में, बहुत ही गजब तरीके में समझने वाले हैं। जो जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जो कमेंट करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टाइम कम मिला है, प्रश्न आ रहा है, मैं हर चीज पे बात करूंगा। पहले यहां पर आते हैं हम विज्ञापन पे, हर चीज पे बात करने जा रहा हूं। सच मानिए, बहुत गजब तरीके में आपको चीजें, डरने वाली बात नहीं। मैं आपका डर आज पूरा खत्म कर दूंगा। आज पूरा डर खत्म आपका हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग से डर निकालिए, सबसे पहले डर निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने जल्दी कैसे करें, मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न हैं। एक बार हम विज्ञापन को समझते हैं, नियमावली को समझते हैं, पाठ्यक्रम को देखते हैं, विस्तृत को वहीं पे देखेंगे कैसे करना है। हर प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो एक बार और आप वीडियो को सेंड कर दीजिए, जो जो भी ग्रुप बने हुए हैं। कम से कम 500 प्लस अभ्यर्थी अभी लाइव होने चाहिए। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है आप इतना करवा देंगे। निश्चित तौर पे विश्वास है आप इतना करवा देंगे। आपके डर, आपके जो आप परेशान हैं, सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। तो सबसे बड़ी बात जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, बार-बार कह रहे थे कि अमित भैया विज्ञापन कब जारी होगा, विज्ञापन कब जारी होगा। लीजिए, ईएसवी ने धमाका कर दिया है और आपको दे दिया है आपका विज्ञापन। आपको मिल गया आपको पाठ्यक्रम, आपको मिल गई आपकी नियम पुस्तिका। चलिए, तो मध्य प्रदेश ये विज्ञापन आपका अभी आज की दिनांक में ही जारी हुआ है। कब से कब तक क्या रहेगा? प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 24। इसको हम कलर को हम, ठीक है, ये वाला कलर कर लेते हैं। हाँ, इसको हम, ठीक है, ब्लैक ही कर लेते हैं। तो 2020 और 24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। आप कब योग्य हैं? जब आपने 2020 अथवा 2024 की पात्रता परीक्षा को पास किया हुआ हो। एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। परीक्षा का फॉर्म कब से कब तक भराया जाएगा? ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक आपका होने जा रहा है? 18 जुलाई 2025 से 1 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 18 से आप लगा लीजिए 12 और एक 13 दिन का समय आपको फॉर्म भरने का मिल रहा है। और 5 दिन और आप ये जोड़ लीजिए, लगभग 18-19 दिन का टाइम आपके पास है। लेकिन आप 10 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है। 31 अगस्त 2025 से आपकी परीक्षा प्रारंभ है।
आपका प्रश्न पूछा जाता है, अमित भैया परीक्षा कब से स्टार्ट होगी? 31 अगस्त से। आज है 11 जुलाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज है 11 जुलाई। जुलाई 31 दिन का होता है, आप 20 दिन इसके मान लीजिए। 20 दिन ये और 30 दिन वो, आपके पास 50 दिन का समय है तैयारी करने के लिए। आज बस पाठ्यक्रम को हर चीज समझ लीजिए, कल से तैयारी में लगना है, परसों से तैयारी में लगना है, हर दिन को यूटिलाइज करना है, हर दिन को यूटिलाइज करना है। तो 50 दिन का आपको समय मिला है। मैंने पहले भी कहा था ईएसवी 45 टू 50 डेज का टाइम देता है। यदि बीच में कोई परीक्षा फंसती है तो शायद 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम आपको मिल जाए, जैसा कि वर्ग 2 वगैरह में हुआ था। लेकिन शायद ही हो, क्योंकि बीच में उतनी परेशानियां नहीं हैं, आपकी परीक्षा इतने समय में हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं सीधी भर्ती के पदों हेतु। ये 500 रुपए SC ST OBC EWS के लिए, दिव्यांगजन के लिए 250 रुपए लगते हैं। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पद हेतु कोई शुल्क नहीं लगती। ये तो आप शुल्क है, इसको हमें नहीं देखना, पोर्टल चार्ज नहीं देखना। ये देखना जरूरी है कब परीक्षा हो रही, 2 पाली में होगी। 8:30 से 10 तक रिपोर्टिंग टाइम है, आपको वहां रिपोर्टिंग करनी है। 10:20 से 10:30 तक महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो पढ़ने में। उसके बाद 10:30 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, 12:30 तक 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। मतलब आपको 120 मिनट का समय मिल रहा है। 120 मिनट में 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। समय पर्याप्त है, समय पर्याप्त है। बस विज्ञान आ रही है, गणित आ रहा है, गणित में ट्रिग्नोमेट्री जैसा विषय भी शामिल किया है इस बार उन्होंने। सिलेबस तैयार, सिलेबस होगा तैयार, चिंता मत करिए। है उसके कई तरीके हैं अपने पास में। अभी अभी हमने वर्ग 2 लेवल पे अच्छे से चीजों को कवर किया हुआ था, कंटेंट भी रेडी किया हुआ था, बहुत कंटेंट बना हुआ है हमारा, चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी पाली में आपका 2:30 से 3 तक, ये आपको वहां निर्देश का टाइम है, 3 से 5 तक आपका पेपर होगा। ठीक है, एक 10:30 से 12:30 और 3 से 5, ये आपका 2 घंटे का समय, 120 मिनट मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये बाकी सामान्य जानकारी, इसको हमें नहीं देखना। क्या क्या देखना है? प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभागीय नियम क्या है, उनको आरक्षण तालिका देख लेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम विभागीय नियम और पदवार आरक्षण देखेंगे, हम वैकेंसीज देखेंगे कितनी क्या वैकेंसीज हैं। परीक्षा संचालन के कुछ नियम देख लेंगे महत्वपूर्ण, पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिलेबस को देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिलेबस को देखना। और सच मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डर, आपकी शंकाएं, आपके डाउट कवर होने वाले हैं। ये प्रारूप है, इसमें ये बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति के लिए आवेदन पत्र के संबंध में है। अब आ जाइए नियमों पे। 2008 के नियमों के तहत सब कुछ हो रहा है। आपका प्राथमिक शिक्षक का पद है 3rd ग्रेड का, तृतीय श्रेणी का आपका पद होता है ये वाला। सामान्य जानकारियां, यदि क्वालिफिकेशन की माने तो निम्नलिखित अर्हता, क्वालिफिकेशन धारित करना आपके लिए जरूरी है। पहली क्वालिफिकेशन सभी के लिए जरूरी है। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित, मतलब 2020 या 2024 का जो प्री एग्जाम है, वो आपका निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो, क्वालिफाई हो, तभी आप आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है। एवं मतलब और, अथवा नहीं लगा और लिखा, ये तो कंपलसरी है सबके लिए, सबके लिए अनिवार्य है ये, सबके लिए। कमेंट आ रही, सर जी जिन बच्चों ने अभी सेकंड ईयर में एग्जाम दी है डीएलएड की, वो डाल सकते हैं क्या? इस पे हम बात करेंगे, नियमावली में है बहुत चीजें। भैया कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, कुछ बताएं। अभी चिंता मत करिए, मैं आने वाला हूँ सिलेबस पे, आने वाला हूँ। तो क्वालिफिकेशन है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए मिनिमम, 50% के साथ, अथवा इसके समकक्ष दूसरे स्टेट में 12th को कुछ और नाम से बोला जाता है। तथा एंड प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड की बात कर दी, डीएड या डीएलएड की बात कर दी, डीएलएड की बात कर दी। ठीक है, अथवा 45% अंकों के साथ आपका हायर सेकेंडरी हो। 45% यदि आपके 12th में है, कितने 45% आपके 12th में है, अथवा एनसीटी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक इस नियम के अनुसार। अथवा 50% के साथ 12th, और ये 4 वर्षीय आपका बीएलएड वालों को भी लिया जा रहा है, जो पूछते हैं ना भैया हमने इंटीग्रेटेड बीएलएड किया हुआ है, हम एलिजिबल है? नहीं, आप एलिजिबल हो, बीएलएड वाले एलिजिबल हैं। अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में यदि ग्रेजुएशन है और 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तो इसके साथ ही कंडीशन नहीं दी गई है परसेंटेज वाली, सीधा लिखा है कि स्नातक आप हो और आपका पास डीएलएड हो अथवा इसके समकक्ष हो। छूट मिल रही है एससी, एसटी, ओबीसी, जो दिव्यांगजन है, कुछ शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है।
अब आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, और वो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष कब होनी चाहिए? अधिकतम आयु 1 जनवरी 2025 को, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 21 वर्ष की आप पूर्ण कर रहे हो। क्लियर है? आयु वाला आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नियमावली है। अधिकतम आयु जो यूआर के पुरुष हैं, अनरिजर्व के हैं, जनरल वाले हैं, 40 आयु है आपके लिए। पुरुषों के लिए 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी योग्य हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आप गेस्ट फैकल्टी हैं, जीईएफ हैं, आप गेस्ट फैकल्टी हैं, तो 49 साल तक का अभ्यर्थी, अतिथि शिक्षक परीक्षा दे सकता है, उनको अतिरिक्त। लेकिन कंडीशन है न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, उनकी अधिकतम आयु। अतिथि के लिए ये कॉलम है, अतिथि के लिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए 45 है, 5 साल ज्यादा। यूआर फीमेल 5 साल। लेकिन मध्य प्रदेश की मूल निवासी, अदर स्टेट की फीमेल के लिए नहीं है ये कंडीशन, उनके लिए 40 ही रहेगा। और 54 गेस्ट फैकल्टी फीमेल, गेस्ट फैकल्टी फीमेल की आयु है। पुरुष और महिला की बात करें हम, मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक हैं, उनके लिए 45 है। पुरुष ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे आ जाएंगे 4th नंबर कॉलम में। मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस 45 वर्ष की आयु तक वाले योग्य हैं। और अतिथि में, गेस्ट फैकल्टी में 54 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन के लिए 45 और गेस्ट हैं तो आप 54 वर्ष। ये आपका आयु वाला क्राइटेरिया कवर हो गया आपका। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना आपकी कब होगी? 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण आयु संबंधी छूट मध्य प्रदेश के या स्थानीय निवासियों को मिलेगी। जो आरक्षण संबंधी छूट है या आयु संबंधी छूट है, केवल जो डोमिसाइल है मध्य प्रदेश के हैं, केवल उनको मिलेगी। अभी 393 417 लाइव है, 500 तक आपको पहुंचाना है। प्लीज आज आप 500 तक लाइव पहुंचा दीजिए। 500 तक आप लाइव, सभी के प्रश्न लेने वाला हूं मैं, सभी के प्रश्न लेंगे। विस्तार से विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम का। नया पाठ्यक्रम में बदलाव आया है, 5 विषय आ गए। वर्ग 2 लेवल का कंटेंट ध्यान से समझना पड़ेगा उस पाठ्यक्रम को। देखिए, अब यहां पर ये ईडब्ल्यूएस का ये आपका ये नियम है, इसको हम नहीं देख रहे। ये आपकी बाकी परिभाषाएं दी हुई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, हम इन्हें ना देखते हुए हम आगे चलते हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। आरक्षण का रूल है, आप यहां से देख सकते हो। रिजर्वेशन का हम वैकेंसी से देखेंगे, ये रिजर्वेशन कैसे क्या लगता है वो वाला देख लेते हैं। ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये वाला। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग और एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर प्रवर्ग के ईडब्ल्यूएस, मतलब ये ईडब्ल्यूएस जो अ, अनारक्षित वर्ग के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है, इनके लिए, मतलब अनारक्षित के लिए, आरक्षित के लिए नहीं, अनारक्षित के लिए। एवं ये इन सभी के लिए क्या क्या रिजर्वेशन है? मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पद रहे पदों को उसी प्रवर्ग के, उसी कैटेगरी के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। 50% फीमेल के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन पद पूर्ति नहीं हो पाती तो उसी कैटेगरी में ओपन में जाएंगे और उनको उनसे भरे जाएंगे, उसी कैटेगरी वालों को लाभ मिलेगा। ये अच्छा खासा बेनिफिट है, अच्छा खासा बेनिफिट। अब सेकंड वाला, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, एक्स सर्विसमैन, 10% का रिजर्वेशन। और उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के रिक्तियों की 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। मतलब 50% पद अतिथियों के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए रिजर्व हैं। जैसा वर्ग 2 में था रिजर्वेशन, वैसा ही पहले 25% हुआ करता था। जो 2020 वाली परीक्षा हुई थी उसमें 25 था, 50% हो गया, यानी अतिथियों को भी अब 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब लेकिन कंडीशन है कि 3 शैक्षणिक सत्र हो, न्यूनतम 200 दिवस उन्होंने कार्य किया हो मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के तौर पे, तभी वो लोग योग्य हैं। अब ये देखिए, दे दिया गया है कंडीशन। आप बोलते हैं ना अतिथि का क्या क्राइटेरिया, समझ लीजिए। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो तथा तीनों सत्रों का न्यूनतम अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा। मतलब 3 सत्र हैं, 1 2 3, मिनिमम तो 30 दिवस कार्य किया हुआ हो।
मिनिमम 30 दिवस कार्य, मैक्सिमम कितना भी कर लो आप, और तीनों के तीनों सत्र भी आपके कवर हो, न्यूनतम 200 दिवस भी, ऐसा नहीं कि इसमें 30 इसमें 30 इसमें 30 90 हो रहा है तो एलिजिबल नहीं हो, न्यूनतम 200 दिवस हो और प्रत्येक सत्र में मिनिमम 30 दिवस का कार्य आपने किया हुआ हो। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब ये रिजर्वेशन संबंधी है, यदि अतिथियों से पद नहीं भरे जाते तो फिर किसके द्वारा पद भरे जाएंगे? एक दो कमेंट लेता हूं आपकी। बहुत डर लग रहा है, डरने वाली बात नहीं। प्रतिमा गुप्ता सिलेबस सिलेबस हम देखने वाले हैं, विस्तार से देखेंगे हम सिलेबस को। भी आपको मोटे मोटे रूप में बता रहा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, ये 5 विषय शामिल कर दिए गए हैं। इनको तो आप पढ़ ही रहे थे, इनको तो आप पढ़ ही रहे थे। विज्ञान को भी आप काफी मात्रा में काफी पार्ट पढ़ रहे थे। एसएसटी भी आप पढ़ रहे थे, भूगोल वाला पार्ट। तो डरिए मत, हम जब विस्तार से इसका पाठ्यक्रम देखेंगे तो आपको ज्यादा डरने वाली बात नहीं रहेगी। अब देखिएगा, महिला अतिथि के पद रिक्त होने पर प्रथमतः, जो यदि महिला अतिथि के पद रिक्त रह जाते हैं तो ओपन अतिथि से पूर्ति करेंगे उनको। ओपन अतिथि, ओपन में जो अतिथि उनसे भरे, मतलब अतिथि को, अतिथियों को ही मिलेगा। तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि से के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब फीमेल को यहाँ पर पहली प्राथमिकता दी गई है, गैर अतिथि में भी। तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे। ये वर्ग 2 में भी यही था, ये रूल वर्ग 2 जैसा रूल है ये वाला, रिजर्वेशन का है। अब ये अपन ने रूल देखे। अब आपका वेतन क्या रहता है? वेतन आपका रहता है 25,300 प्लस मिलेगा, और साथ ही आपको जो महंगाई भत्ते जो भी हैं आपके डीए वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे, डीएनएस अलाउंसेस। ठीक है। ये क्वालिफाइंग क्या है? चयन परीक्षा में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, और जो अदर स्टेट के हैं या जो यूआर वाले हैं उनके लिए 50% लाना जरूरी होगा। मतलब 100 नंबर का पेपर हो रहा है। यदि आपको मात्र पास भी होना है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग व्यक्ति, तो 40% मिनिमम लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और अदर स्टेट के हैं, यूआर के हैं, 50% मिनिमम क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है चयन परीक्षा के। ये क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया भी हमने देख लिया। ठीक, अब आ जाइए यहां पर। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी, अतः ठीक, ये हमें नहीं देखना। स्पष्टीकरण के संबंध में ये आपने देखा होगा, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 24 में क्वालिफाई अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक चयन 2025 में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। जिन्होंने क्वालिफाई किया, ये तो सामान्य सी योग्यता थी जो कि मांगी जाएगी ही। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि विज्ञापन आ गया है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हता क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जा सकेगा। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया चयन परीक्षा के विज्ञापन से प्रारंभ होती है, अर्थात चयन परीक्षा की नीम पुस्तिका में उल्लेखित नियमों प्रावधानों के अनुसार ही भर्ती चयन की कार्यवाही की जाएगी। सिंपल सी चीज थी, कोई कोई खास नहीं। अब ये पॉइंट है, देखिए विज्ञान के पद भी आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से, साइंस स्ट्रीम से, जैसे पीसी आपका, आप बायोलॉजी वाले हो, आप मैथ्स वाले हो, पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो। कौन कौन? पीसीएम वाले और पीसीबी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं आप दोनों। तो अब ये मत पूछिएगा कि सर हम तो मैथ से पढ़े हैं, तो आप विज्ञान संकाय में आते हैं, अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए हैं। हायर सेकेंडरी यानी 12th में, 11th और 12th में विज्ञान संकाय से साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जा सकेगा। तो आपके लिए भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, विज्ञान वालों के लिए बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आप लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है, ये न्यूनतम दिया है, एस सी एस टी ईडब्ल्यू एस मूल्यवासियों दिव्यांग के लिए 2020-25 में 50% का लाभ। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। 2020-24 में न्यूनतम मिनिमम 50% अर्हकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा। ये 12.4 है, बहुत विवाद होने वाला, केस लगा इस वाले पॉइंट पे वर्ग 2 में, अभी केस उस वजह से रिजल्ट रुका है, आपके में भी देखना वैसी संभावना है। तो मिनिमम 50% अंक मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के संक्षक अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक 20-25 में न्यूनतम 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु मान्य होगी।
अन्य राज्य के आवेदकों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के न्यूनतम अर्हकारी 60% के आधार पर ही चयन होगा। इस चीज में थोड़ा सा विवाद होता है, वर्ग 2 में भी इस वाले पॉइंट पे काफी विवाद हुआ, केस लगा हुआ है वहां पर, तो इस वाले पॉइंट पे समझ लेते हैं ध्यान से। SC, ST, OBC, EWS के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के हैं एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-24 में न्यूनतम 50% अर्हताकारी, मिनिमम 50%, 50% मतलब मिनिमम 90 मार्क्स की बात कर रहे हैं, का लाभ मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम 60% लगेगा। अन्यथा की स्थिति में ये ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक हैं, आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब वही रूल आ गया ये वाला भी, कि यदि आपके 89 है और आप ओबीसी के हो, मैंने कुछ शायद 2-3 दिन पहले बताया हुआ था, आपके लिए भी रूल आने वाला और आ गया। मैंने बोला था यदि आपका 89 और आप ओबीसी के हो और चयन परीक्षा में आप भले ही 100 में से 85 ले आओ या 90 ले आओ, तब भी यूआर का पद आपको नहीं मिलने वाला। क्लियर है? ये वही रूल फिर से आ गया। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। जो अनारक्षित प्रवर्ग मतलब जो अनरिजर्व वाले हैं, में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके पास 60% या मिनिमम 90 या अधिक अंक प्राप्त अर्हता की हो। ठीक है, तभी ये होगा। अर्जित हो, चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक। प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 में क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करने पर नियुक्ति का दावा नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज थी ये तो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक, जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उसकी अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता एवं वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होंगे। मतलब इस समय तक आपके पास सब कुछ कवर क्लियर होना, अतिथि का तक दिया इसमें, एवं एवं वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव अनुभव धारित करना अनिवार्य है। यानी कितनी तारीख तक? जब तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब जुलाई के लास्ट तक फॉर्म भरे जा रहा है, 1 अगस्त तक है ना सर लास्ट डेट, तो उस तारीख तक आपने इन योग्यताओं को धारित कर लिया हो। इस तिथि के पश्चात अर्जित यदि आपका कोई सी भी डिग्री आपकी कवर होती है, कुछ भी कवर होता है या तिथि का अनुभव पूरा कवर होता है, तो वो मान्य नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन दी है, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या जो भी है, भूटान के ना हो, नागरिक हो, मध्य प्रदेश का नागरिक हो, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। क्लियर है? अब आते हैं, अब आइए पद कितने आए हैं, वैकेंसी का बोलते हैं ना। अमित भैया बताइए वैकेंसी कितनी आई है? रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होंगी। रिक्तियों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। 10,150 पद हैं, 10,150 पद हैं। आप बोलेंगे हम ऐड नहीं कर रहे, सीधा सीधा स्कूल शिक्षा विभाग की रिक्तियां हैं ये, स्कूल शिक्षा विभाग की, ट्राइबल की नहीं है ये। ट्राइबल की अलग होती है, मतलब वैकेंसी आपकी और भी ज्यादा आई है। तो वैकेंसी का मैंने पहले बोला था आपसे 11 या 12,000 का, मैंने 10,000 प्लस का मैंने बोला था। और देख लीजिए डीपीआई में ही आपकी 10,150 वैकेंसी आई हैं। इवन ट्राइबल में आपको और देखने को मिलेंगी, अभी हम आएंगे ट्राइबल में भी, जनजाति विभाग पे भी। तो वैकेंसी कितनी है आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की? ये 10,150। तो अच्छी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, चिंता वाली बात नहीं है। आवेदन शुल्क की विनिमय ये चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता सह चयन सूची, चलिए अभी काम का नहीं है, अभी आप बाद में रीड कर सकते हैं। परसेंटाइल के बेस पे होगा सब कुछ, मैंने पहले भी बताया हुआ था। ये देखिए, अब हम देखते हैं जो प्राथमिक शिक्षक का पद आप सभी को पता है जिला वर्ग का होता है, जिला स्तर का होता है। अब आते हैं हम वैकेंसी पे, अब आ गए हम वैकेंसी पे। क्लियर है? वैकेंसी को देख लेते हैं, फिर हम अब आ रहे हैं, हम विस्तारित रूप से हम पाठ्यक्रम को भी समझ रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं ताकि डाउट क्लियर हो। इनको समझना बहुत जरूरी है, इस रोस्टर को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों की आरक्षण भर्ती तालिका पे। क्लियर है? और इसके बाद हम आने वाले पाठ्यक्रम पे, इसके बाद हम आने वाले पाठ्यक्रम पे। उससे पहले विज्ञापन आपका जारी हो गया है। वर्ग 3 चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज पे हम कल से काम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
कल से स्टार्ट कर देंगे तो जिन्हें ज्वाइन करना है अभी 2 से 3 दिन तक जो ऑफर चल रहा है, लगभग 5 से 6 दिन तक अभी ऑफर चलेगा, जो चल रहा था वही चलता रहेगा। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से परसों से मॉक टेस्ट अपलोड होने लगेंगे। पहले चैप्टर वाइज होंगे, डिटेल्ड जो आपके बड़े वाले मॉक टेस्ट हैं वो भी स्टार्ट होंगे। बस आप ये मानिए अभी से हम कार्य जारी करने वाले हैं, तो आप अभी ज्वाइन करिए। जो परिश्रम ग्रुप बनता है उसमें जो आर्टिकल्स थे परसों से अपलोड करना हम चालू कर देंगे नए पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो आप जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको आपको ज्वाइन करना ही करना है, हर हाल में ज्वाइन करना है। जो परिश्रम ग्रुप है बहुत बेनिफिशियल होगा। हम आर्टिकल्स देंगे, बहुत गजब लेवल के आर्टिकल्स देने वाले हैं, आपको विश्वास नहीं होगा इस तरीके का कंटेंट हम डिजाइन करने वाले हैं। क्योंकि जो पाठ्यक्रम आया है ना वर्ग 2 लेवल का कंटेंट है बहुत सारा। हमने वर्ग 2 में ऑलरेडी हम 3-4 महीने काम कर चुके हैं उस कंटेंट पे। तो हमें पूरा अनुभव है, पूरा विश्वास है कि कहाँ से क्या देना है, क्या आप तक पहुंचाना है। यही इसी में ऐड करेंगे। जो आपने चयन परीक्षा वाली ऐड करी, नए सिरे से नहीं ज्वाइन करना। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो यही है, इसी को आप ज्वाइन करिए। ठीक है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी है, इसी में ऐड किया जाएगा। इसी में ऐड किया जाएगा, चिंता वाली बात नहीं। आप जरूर इसे 1-2 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। विस्तृत व्याख्या जैसी दे रहे थे वैसी देंगे, और भी अच्छी देंगे। तो चलिए हम जो बात कर रहे थे उसको समझ लेते हैं विस्तार से। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम बहुत बेनिफिशियल है, बहुत काम का है। इसके साथ साथ एक और टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वो वर्ग 3 के लिए आर्टिकल्स वगैरह वहां पे सेंड किए जाएंगे। तो चलिए अपन अपने विज्ञापन पे आते हैं, उसको समझ रहे थे। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, सच बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके में हम कार्य करने जा रहे हैं। बहुत गजब लेवल का कंटेंट आपके लिए डिजाइन करने जा रहा है, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से, एनसीईआरटी आधारित, एमपी बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित कंटेंट डिजाइन करने जा रहे हैं। तो आपको हर हाल में ज्वाइन करना है उसको। तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बात कर रहे हैं अभी हम। केवल स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं ये। तो प्राथमिक शिक्षक अतिथि के लिए 4060 पद हैं, अतिथियों के लिए अच्छे पद हैं। सच बता रहा हूँ, अतिथियों के लिए बहुत अच्छा मौका, सिलेक्शन ले लीजिए इस बार आप। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, 50% रिजर्वेशन पहली बार लगा है। अतिथियों का अनुभव, काफी सारे टीचर्स अभी वर्ग 2 में लगने वाले हैं, तो कर लीजिए। चलिए अब देखिएगा। तो ये कुछ नेगेटिव कमेंट वाले, इनको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ही वैसी है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है कि चीज को हम 1 घंटे में समझे, तो हमें समझ लेना चाहिए। बार बार मैं इस पीडीएफ को आप तक नहीं समझाने वाला, मात्र एक बार समझा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हर तरीके में समझा दूं। सिलेबस भी इसी में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत विस्तार से, बहुत डीप में, बहुत अच्छे से। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी क्लियर हो जाएगा। यदि आपको जाना है तो आप जाइए। सीडीपी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, सीडीपी गायब है। तो यूआर के लिए ओपन में 630 है, महिलाओं के लिए 623 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए इतने पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 179, महिला के लिए इतने हैं। एससी के लिए 328, 323 फीमेल के लिए हैं। एसटी के लिए 258, और एसटी फीमेल के लिए 245। ओबीसी के लिए 483 हैं, और ओबीसी महिला अतिथि के लिए 481 हैं। यानी ओपन में 878 वैकेंसी, और यहाँ पे महिलाओं की 847। क्लियर है? टोटल 40-60 4000 वैकेंसी आपकी डीपीआई में आई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अतिथियों के लिए 4000 पद दिए हैं, जो कि अच्छे खासे पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। सिलेक्शन लेने का पूरे पूरे चांस है, आप ले सकते हो इस बार ले सकते हो, मुझे विश्वास है हो जाएगा। मौका मत गवाइएगा, यदि अनुभव है आपके पास अतिथि का, नहीं है फिर भी अच्छे पद हैं। यदि ये तो टोटल पद थे, लेकिन जो 14% पद है ना, 87% के हिसाब से, ओबीसी वाले 87% के हिसाब से तैयारी करिएगा। आप इसको देखिएगा, इसको भूलिए आप। अतिथि भी हैं तो इसको देखिए। ओबीसी को 14% प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87% की रोस्टर है। तो ये 630 इन सभी का ठीक है। ओबीसी में 263 और 253 यहाँ पर आ जाएंगे। आप इतने पदों को, यदि आप ओबीसी के अतिथि शिक्षक है, तो आप इतने पदों को देखकर आप तैयारी करिएगा, बाकी आपको नहीं देखना। इन पदों को देख करके आपको तैयारी करनी, क्योंकि होल्ड वाला लफड़ा बहुत खराब चलता है, बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता है। पिछली बार की भर्ती तक के ओबीसी कैंडिडेट अभी तक परेशान हैं। इवन वो तक इस बार एग्जाम दे रहे होंगे, वो तक इस बार परीक्षा दे रहे हैं। अभी तक 500 लाइव नहीं गए, 489 तक गए हैं, 500 तक पहुंचाइए आप। क्लियर है? ये आप समझ गए। अब ओबीसी का ये रहा, ये 13% जो होल्ड हो रहे हैं,
उसके लिए काल्पनिक रोस्टर दिया हुआ है, यूआर का 220, यूआर का, ये किसको मिलेंगे वो तो अब कोर्ट केस ही बताएगा। अब आ गए हम गैर अतिथि पे, जो कि अतिथि नहीं है, उनको मिल रहे हैं 4440 पद स्कूल शिक्षा विभाग में, वो भी इसमें केवल और केवल स्कूल शिक्षा विभाग में। भी जनजाति पे आने वाले हैं, चिंता मत करिए। इनको मिल रहे थे 40-60, आपको मिल गए 4000, आपको पद ज्यादा मिल रहे हैं उनकी तुलना में, जो भी रूल लगता हो। यूआर के 648, यूआर महिला में 638, ये भूतपूर्व सैनिक के हैं। टोटल यूआर को 1463 और यहाँ पे ओबीसी को 1124। और यहाँ पर हम देखें ईडब्ल्यूएस को कितने मिल रहे हैं, 210, 191 महिला को, एससी को 351, 345 महिलाओं को, एसटी में ओपन में 274 और यहाँ पे 264, ओबीसी में पुरुषों को मिल रहा है 507 ओपन में और महिलाओं को मिल रहा है 488। तो टोटल आपके ओपन में 1990 और महिलाओं को 1926 पद मिल रहे हैं। टोटल 4440 पद मिल रहे हैं, जो कि अच्छा खासा पद है। इस बार आप प्रयास कर लीजिए, अच्छा खासा प्रयास कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पहले की तुलना में कंपटीशन देखिए, परिवर्तन हो गया पाठ्यक्रम में। परिवर्तन मेरे लिए नहीं हुआ है, केवल एक के लिए नहीं हो, सबके लिए परिवर्तन हुआ है। सभी को वही पाठ्यक्रम पढ़ना है। यदि रूपरेखा बना ली तो इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा है सिलेक्शन के चांसेस इस बार। अब देखिए 14%, ये आपने अपन ने देख लिया, ये वाला गैर अतिथि का अपन ने देख लिया, रिजर्वेशन के हिसाब से बताया गया 87% का रोस्टर है ये वाला। और ये 13% जो होल्ड वाला है, ये होल्ड वाला उस हिसाब से आपको दिया गया है। अब आते नीचे, उक्त पदों में प्राथमिक शिक्षक के पद भी सम्मिलित हैं, विज्ञान के पद भी सम्मिलित हैं, इनमें ध्यान दीजिएगा। ऊपर के पदों में ये आपको लगे कि नहीं, ये इसमें विज्ञान के पद भी सम्मिलित हैं। मेरिट क्रम में चयनित अभ्यर्थियों को हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण प्राथमिक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। विज्ञान के पद भी सम्मिलित हैं ऊपर वालों में, ध्यान रखिएगा। मैथ्स वालों के लिए आप कह सकते हो, खुश रह सकते हो, बाकी नहीं। अब नीचे आते हैं, ये आपका आ गया स्कूल शिक्षा विभाग का ही अतिथि शिक्षक के लिए कुल पद 778 यहाँ पे, ये बैकलॉग पद है यहाँ पे। सीधी भर्ती बैकलॉग पद है। ऊपर हमने क्या देखा, सीधी भर्ती के नवीन पद थे, ये नवीन पद थे, तो नवीन पद में ये आपका मेन रहेगा। बाकी बैकलॉग में जिन कैटेगरी के बैकलॉग आएंगे, जैसे एसटी के आए पिछली बार, बैकलॉग पद वो होते हैं जो पिछली बार भरा नहीं पाए, बच्चे ही उपलब्ध नहीं थे, तो बैकलॉग पद है, इनको आप देखो मत, इनको केवल एसटी वाले बच्चे देखेंगे मात्र। क्लियर है? तो बैकलॉग में कितने आए, 798 आए हैं। और यदि हम प्राथमिक शिक्षक गैर अतिथि की बात करें तो इनके 852 आए। ये बैकलॉग के पद हैं, एसटी के ही अवेलेबल है, बाकी किसी कैटेगरी के अवेलेबल नहीं है, ये बैकलॉग के पद हैं। तो आपके पद ये हैं मेन, आपके पद ये वाले थे। कैसे, कौन कौन से थे मेन आपके, 4440 और आपके ये थे 40-60, 40-60, 0 कैरी का 1, 5, ये आपका 8, 8500, 8500 ये आपके स्कूल शिक्षा विभाग के, यदि बैकलॉग को हटा दें तो हम, नवीन पद, ठीक, सीधी भर्ती के। अब आइए नीचे, ये बैकलॉग का हमने देख लिया, ठीक। अब ये आ गया जनजाति का, आ गया यहाँ पे, किसका आ गया, जनजाति का आ गया। ये भी बहुत जरूरी, जनजाति को भी समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर भी तो काफी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर कितनी वैकेंसी, ये यहाँ पर भी वही नियमित तृतीय श्रेणी का पद है, यहाँ पर ये विज्ञान शिक्षक ये पद है, क्राइटेरिया भी आपका वही है, हमें नहीं देखना, हम सीधा चलते हैं रोस्टर पे। विज्ञान हेतु कंडीशन दी गई है, कम से कम 50% अंकों के साथ आपका 12th हो, विज्ञान संकाय के साथ, ग्रेजुएशन का नहीं बोला, यह समकक्ष हो। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, डीएलएड की बात कर रहे हैं, बीएड वालों को नहीं लिया जा रहा, ध्यान दीजिएगा। विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, 4 वर्षीय आपका बीएलएड होगा, 12th के साथ आपका बीएलएड होगा, तब भी आप एलिजिबल हो, मतलब बी एल एड वाले भी एलिजिबल, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है ना, आप भी एलिजिबल, चिंता वाली बात ही नहीं है। बाकी आप हमने वही सा मिनिमम 21 वर्ष आयु है, आयु एज वाला भी वही क्राइटेरिया है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। सीधे चलते हैं रोस्टर पे, अब हम रोस्टर पे चलते हैं हम, फिर पाठ्यक्रम पे भी आना, ये वही रूल है, ये वही रूल है। 40% मिनिमम चाहिए SC ST OBC के लिए, यूआर या अदर स्टेट के 50% चाहिए होगा। अब आ जाते हैं रिक्तियां, देख लीजिए आप, रिक्तियां कितनी हैं आपकी ट्राइबल में, जनजाति विभाग में। सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों की संख्या 1523 पद है टोटल। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के इसमें है 1087, मतलब सबसे ज्यादा पद, ये अलग हैं, ये पद अलग हैं इनकी, ये अलग हैं। 329 सीधी भर्ती के, मतलब
यहाँ पर जो ट्राइबल में जो पद आए हैं वो बैकलॉग में आपको देखने, सीधी भर्ती के पद यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे, सीधी भर्ती के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुल रिक्तियां हैं आपकी 3000, 2949, लेकिन बैकलॉग का मटेरियल ज्यादा है यहाँ पर। किसका मटेरियल है? बैकलॉग का। तो आपको डीपीआई में ही, शिक्षा विभाग में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 8,500 वैकेंसी पे ही आपको फाइट करना है। बाकी की बहुत सारी वैकेंसी आपकी बैकलॉग में तो गई हैं। तो लगभग आप ये मान लीजिए 13,000 प्लस वैकेंसी आपकी हो रही है टोटल, यदि हम मिला लें तो 13,000 के समथिंग हो रही हैं। उसकी मिला लें 10,100 कुछ थी, और 2,900 इसकी मिला लें तो 13,000 कुछ आपकी वैकेंसी हो रही है टोटल। कहने में 13,000 है, लेकिन बैकलॉग को आपको हटा के गिनना है। क्लियर है? अब इसका रोस्टर भी ये बाकी क्वालिफिकेशन ये सब आप देख सकते हो। बैकलॉग का मटेरियल ज्यादा है इसमें। ये देखिए, सीधी भर्ती बैकलॉग अतिथि शिक्षक के लिए, ये एससी का बैकलॉग आया है इसमें। ट्राइबल में एससी के पद रह गए थे रिक्त, और यहाँ पे एसटी का भी आया, ओबीसी का भी आया। हाँ, आप लोग भी देख सकते हैं भाई, ओबीसी का भी अच्छी बात है, तो आपको लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षक विज्ञान वाले, साइंस स्ट्रीम वाले के लिए ही है ये। ओबीसी के लिए 36 है ओपन में, और 35 है। यूआर का नहीं, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे नहीं है। एक तो ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे है, थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन यूआर ईडब्ल्यूएस का तो भाई यहाँ पे नामो निशान नहीं है। सीधी भर्ती बैकलॉग की बात करें, गैर अतिथि में एससी का भी है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी, उनको भी वैकेंसी मिल गई। ओबीसी को 36 और 35 मिल रही है, 36 ओपन में, 35 महिलाओं को। एससी में 27 और 26, 183 एसटी में गई हैं। और ये सीधी भर्ती यदि विज्ञान की बात करें तो हाँ, यहाँ पर पद मिल रहे हैं सभी को मिल रहे हैं। सीधी भर्ती आरक्षित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में। यूआर को 18 कम वैकेंसी है, लेकिन ये विज्ञान की बात कर रहे हैं अभी हम। ईडब्ल्यूएस की 4-4 है, एससी की 5-5 है, 36-36 है, ये 10 है, ये 9 है, टोटल 164 है। ये रोस्टर आपका दिया 13-14% जो होल्ड वाला सिस्टम, उसके हिसाब से। गैर अतिथि के लिए भी वही है, 10-9, 36-36, 18-18, 4-4, 6-5। बाकी ये होल्ड के हिसाब से, केस लगा उसके हिसाब से। अब ये आ गया जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। यहाँ पर आपको ये दी गई है, ये प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती अतिथि शिक्षक के लिए एसटी के पद ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें गैर अतिथि के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एसटी के पद देखने को मिल रहे हैं। केवल एसटी वाले यहाँ पर इसको देखें तो ही बेटर है। नियम दिए गए, इनको हमें नहीं देखना, आप बाद में पढ़ सकते हो। अब आ गया अपना पेपर का पाठ्यक्रम, सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सिलेबस को, जो कि हमें, हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा, विस्तारित अध्ययन करेंगे, भले वीडियो 1 घंटे प्लस चली जाए, मैं आपके प्रश्न भी लूंगा बाद में। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा, कृपया करके आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप करेंगे। चलिए, ये दिव्यांगजनों के लिए कितना टाइम दिया जाएगा वो है। अब आते हैं पाठ्यक्रम पे। हाँ, मूल जो आप बोला नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं, वो बता देता हूँ चलते चलते। मूल्यांकन पद्धति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यानी 100 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो तुक्का लगा सकते हो आप तुक्का लगा सकते हो, चलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा पॉइंट भी जरूरी है, परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही अंकों की संख्या, पासवर्ड, ये वह चीज है कि आप जब पेपर देने जाओगे, चयन परीक्षा का स्कोर आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। ठीक, तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपका मान लीजिए 80 स्कोर आया तो 80 आपको देखने को मिल जाएगा, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखिए, चलिए ये तो बाद में है, जब आप चैलेंज, ये नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन का आप पूछ रहे थे ना मुझसे बार बार कि किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, किस प्रकार का होगा, देखिए परसेंटाइल बेस होगा या नहीं, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में यदि किया जाता है, उन परीक्षाओं में परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किए जाने हेतु प्रक्रिया दी गई है। परसेंटाइल बेस पे होगा या नहीं वो समझते हैं। पहला पॉइंट है, ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में या एक से अधिक पालियों में किया जाता है, अथवा ऐसे पद पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं। ऐसी परीक्षाएं जिनका आयोजन बहुचरण में, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, और आपकी परीक्षा भी बहुचरण में होगी, सॉरी बहुत सारी शिफ्ट में होगी आपकी परीक्षा में। प्रथम चरण में ईएसबी द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन है, संबंधित विभाग द्वारा। आपकी परीक्षा बहुचरण में नहीं हो रही, केवल एक चरण में हो रही है आपकी परीक्षा। ठीक है, तो आपके लिए ये वाली कंडीशन आपके लिए फॉलो होगी।
उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं की परिणाम तैयार करने तो मंडल का क्रमांक ये है जो भी है। नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग टेक्निक एवं निम्न सूत्रों से परिणाम तैयार किया जाएगा। परसेंटाइल बेस पे आपका हो रहा है। सिंगल स्टेज परीक्षा हेतु ये सूत्र आपको दिया गया है। मल्टी स्टेज के लिए सूत्र हमें नहीं देखना ये वाला। ठीक। उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय बहुचरणीय परीक्षाओं में परिणाम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होने वाला है। So the proportionate score, percentile score, Z value, T score will be computed by rounding off to 6 places of decimal percentile base पे ही आपका हो रहा है। 6 places तक लेके जा रहा है और इसका विज्ञापन तो आपको पता ही था, पहले ही आ गया था, पहले ही आपने देखा हुआ था। ठीक, ये रूल्स दिए गए हैं। अब आते हैं अपन प्रकाशन परिणाम परिणाम वगैरह। ठीक है, कब आएगा वो जानकारी है। विज्ञापन पे आते हैं अब तो। तिथि मिति की जानकारी है, ये कुछ नहीं देखना हमें। ठीक, आगे चलते हैं अपन। कैसे क्या बनना है, विज्ञापन पे आते हैं। चलिए, अब तो हो गया काम अपना, विज्ञापन पे चलते हैं। अब आ गए हम यहाँ पर। फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं ये भी देख लिया था, इसको भी नहीं देखना। आगे चलते हैं। कितना फीस लग रही है। परीक्षा शहर आपके ये 12 शहर है। 12 शहर है, इनमें से परीक्षा होंगी। आप जब फॉर्म भरें ध्यान से भरिएगा। परीक्षा संबंधी नियम है। अब आ गए हम पाठ्यक्रम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम को। तो पाठ्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो भी सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, भले ही आधे घंटे का टाइम लग जाए मात्र पाठ्यक्रम पे, क्योंकि सिलेक्शन इसी के बेस पे आपका होने जा रहा है, इसी के दम पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। रणनीति की वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगी नए पाठ्यक्रम के हिसाब से, कल या परसों में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा आ रही है 15 नंबर की, 15 प्रश्न आ रहे हैं और टाइम कुल अंक 15, मतलब 15 नंबर की हिंदी आ रही है आपकी। 15 नंबर की अंग्रेजी आ रही है। मैं कई बार बोल रहा था, बार बार कह रहा था, संस्कृत को नहीं, संस्कृत को पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को भले ही आप 1 घंटे दो, आप दो, कि प्राइमरी में विषय होता है। और देख लीजिए अंग्रेजी आपसे पूछी जा रही है, संस्कृत हटा दी गई है, संस्कृत हटा दी गई है, नहीं आ रही है, अंग्रेजी आ रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी जो कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, बड़े स्तर पे बेनिफिट मिलेगा। जो संस्कृत वाले थे, जिन्होंने इंग्लिश को अभी तक टच नहीं करा, एक विषय में आप थोड़े से तो पीछे हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला कि आप हिंदी, आप संस्कृत वाले थे, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला आपको कि आप संस्कृत के साथ में आपने पेपर 1 क्वालिफाइड किया है, प्री क्वालिफाइड किया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, तो आपको अब अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी अभी से। गणित आप पढ़ ही रहे थे, गणित का वेटेज ठीक है 20 नंबर का है, अच्छे लेवल का गणित है, 9th और 10th का एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट भरा हुआ है। अभी बताऊंगा। जो मैं एनसीईआरटी के वन शॉट आपको कवर करवा रहा था, सोच समझ के करवा रहा था, और देखिए पाठ्यक्रम में भी जो मैं करवा रहा था वही का वही भर दिया, वही का वही भर दिया। उसको और अच्छी गति में मैं प्रयास करूंगा कि अब मैं, मतलब मैथ का तो आप मुझ पे छोड़ दो, गणित का आप मुझ पे छोड़ दो, गणित का 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। यदि मेरा वश चला तो मैं प्रयास करूंगा विज्ञान का, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ। वर्ग 2 में भी 12th लेवल तक की हमने, 11th और 12th तक की काफी अच्छे से साइंस पढ़ी, प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन गणित का आप चिंता मत करना। सोशल साइंस आ रही है, सोशल साइंस 20 नंबर की आ रही है। विज्ञान आपकी ज्यादा नंबर की आ रही है। विज्ञान ज्यादा नंबर की इसलिए आ रही है, विज्ञान के पद भी तो हैं, मतलब जो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान विषय के भी तो पद हैं। इस कारण से साइंस को 30 नंबर का दिया गया है। और चिंता मत करना, 6ठी से 10वीं तक का कंटेंट यदि है, उसमें आपको 11th और 12th का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, पाठ्यक्रम पे चलता हूँ, पाठ्यक्रम पे चलता हूँ। तो आप मुझे बताइए, हिंदी आपकी कवर है, जो इंग्लिश मीडियम वाले थे, इंग्लिश ली थी, उनकी कवर है, मैथ सभी का कवर है, हिंदी सभी की कवर है। विज्ञान में आप ईवीएस के लिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे थे, वो वाला कवर है। साइंस बैकग्राउंड वालों का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर होगी। या मैंने बोला था कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 6वीं से 10वीं तक, करिए तो फायदा मिलेगा। और इसमें आपने देखिए, जियोग्राफी आपने पूरी पढ़ी थी, विज्ञान के लिए आपकी पूरी कवर है। पॉलिटी आपको देखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स यदि आ रही है तो अभी हम देख लेंगे, वो आपको देखनी पड़ेगी। भूगोल आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, कुछ कुछ विषय हैं जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं, वो आपको देख, सोशल साइंस आपकी आ गई है। मैंने बोला था ना, वर्ग 2 के हिसाब से शायद पाठ्यक्रम को डिजाइन कर सकते हैं, और कर भी दिया। पदोन्नति का मैंने बोला था कि पदोन्नति आपको दी जाएगी आने वाले समय में, हो सकता है वर्ग 2 लेवल का कंटेंट पूछा जाए, और ये पाठ्यक्रम वर्ग 2 लेवल का ही है।
ये देखिए आप वर्ग 2 में ये आपका पदोन्नति सब विषयों का तो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मतलब जैसे परेशान बच्चे वर्ग 2 में हुए थे ना पाठ्यक्रम को देख के, वैसे ही थोड़ा बहुत आप होंगे। निश्चित तौर पे आप परेशान होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आप एनसीईआरटी को कर रहे थे, आप ध्यान से पढ़ रहे थे, 6 से 10 को लेके टारगेट में रख के पढ़ रहे थे, तो चिंता मत करिए, पॉजिटिव पहलू है आपके लिए, पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखिए पाठ्यक्रम में क्या-क्या आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है पाठ्यक्रम में। अपठित गद्यांश है, जो कि आप प्री में आप बार-बार मॉक लगा रहे थे, वहाँ से कवर है आपका, चिंता वाली बात नहीं। एक अपठित पद्यांश आ रहा है, गद्यांश आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? नहीं दिया इन्होंने। कितने नंबर का आ रहा है? नहीं दिया। सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं की कक्षा 12 स्तर की 12th लेवल तक का मैंने एक बार बोल दिया था कि 12th लेवल तक का आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होती है। तो कुछ अभ्यर्थियों ने नेगेटिव कमेंट करी थी कि ये कैसी बात कर रहे हो आप। उस टाइम पे मुझे नेगेटिव कमेंट मिली हुई थी कि अमित भैया आप कैसी बात कर रहे हो 12th लेवल तक का स्तर रह सकता है। मैंने स्तर का पूछा था। मैंने ये नहीं पूछा कि कहा था कि 12th लेवल के पाठ्यक्रम से ही प्रश्न डाल देंगे। नहीं स्तर होगा, स्तर लेवल हो सकता है उसका। इकाई 1 में ये आ रहा है, इकाई 2 में आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्लियर है? इकाई 2 में अब देखिए इकाई 2 महत्वपूर्ण है, इकाई 2 महत्वपूर्ण है। इकाई 2 में आ रहा है हिंदी वर्णमाला वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्तनी, संज्ञा, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, ये प्री का है आपका, ये भी प्री का है। तो हिंदी को दिमाग से निकाल दो, चिंता मत करो आप। वाक्य रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विश्लेषण, शुद्धियाँ, अशुद्धियाँ, रूपांतरण, मुहावरे, लोकोक्ति, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, सब प्री का है। प्री में आप बहुत पढ़ रहे थे, हिंदी आपका कवर है। आप जो प्री में पढ़ रहे थे, यानी आपका 15% कवर आपका हिंदी से हो गया। 15% जो प्री में आप मेहनत कर रहे थे, वो रंग ला दी आपकी, ठीक? वो बर्बाद नहीं गया। अंग्रेजी पे आते हैं। जो इंग्लिश वाले थे, अब देखिए द क्वेश्चन इंग्लिश में, इंग्लिश भी 15 नंबर की आ रही। क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कांसेप्ट्स एट द हायर सेकेंडरी लेवल। वो 12th लेवल तक का बोल रहे हैं, समझ के आधार पे, बाकी प्रश्न नहीं रहेंगे 11th और 12th के, प्रश्न नहीं रहेंगे वहाँ के। अब यूनिट 4, 3 यूनिट आपकी हिंदी में कवर हो गई, 3 यूनिट आपकी गणित इंग्लिश में रहेंगी। अनसीन पैसेज आ रहा है आपका, प्रोज एंड पोएट्री आएगी, कॉम्प्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरफेरेंस, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम इसी में आ जाएंगे। देखिए सिनोनिम एंटोनिम भी आ गए आपके, कुछ आएंगे 2-2 3-3 4-4 नंबर के, मतलब हो सकता है कि एक प्रोज या पोएट्री में 2 दे दें, एक में 2 दे दें। यूनिट 5 में आप देखिए ग्रामर आ गई आपकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे वन वर्ड, निश्चित तौर पे करने पड़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच ये तो आपसे अ, बन जाएगा। ग्रामर का पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, मतलब ये आपका प्राइमरी लेवल का ही मानो आप। ये पूरा प्राइमरी लेवल का कंटेंट है, प्राइमरी लेवल का कंटेंट है, बस ये थोड़ा वन वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। सिनोनिम, एंटोनिम पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रीफिक्स, सफिक्स कर लोगे आप। इसमें चिंता वाली बात, वन वर्ड आ रहा है, एक्स्ट्रा में है, सिनोनिम, एंटोनिम पे ध्यान देना पड़ेगा आपको अब। आर्टिकल्स आ रही हैं, डिग्री आ रही हैं आपकी। ये आप देखिए यूनिट 6 में टेंस करना पड़ेगा, जो काल होते हैं वो करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना पड़ेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रामर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस बुक एम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आ गया गणित, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है, और जिसको कि मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ, 100% पूरा कवर करवाना, एक नंबर आपका नहीं जाएगा। एनसीईआरटी लेवल के कंटेंट की चप्पा चप्पा छान मारेंगे हम, चप्पा चप्पा। एनसीईआरटी वन शॉट चल रहा है, अब मैं जल्द कवर कर दूंगा, जो पीवाईक्यू की क्लास ले रहा था अब वो नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि रोज एक क्लास लूं, मैथ के लिए खास करके। संख्या पद्धति में देखिए, ध्यान से समझिए, गणित बहुत जरूरी है, गणित एक बहुत गजब का फैक्टर रहेगा। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है वो परेशान हो सकते हैं इसको देख करके, लेकिन अब परेशान नहीं होना। देखिए संख्या पैटर्न आ रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग पर कुछ प्रश्न आ जाएंगे, समय आ रहा है मतलब टाइम, माप आ रहा है मेजरमेंट, जो कि आपका वर्ग 3 में था, माप टाइम भी था, मेजरमेंट भी था। मुद्रा पर प्रश्न थे, ये भी वर्ग 3 का है आपका। स्थायी मान, हिंदू और अरेबिक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, संख्याओं की व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी रोमन संख्या, पूर्ण रोमन संख्या भी आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, वैसे प्री में भी पढ़ते थे आप। संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण, प्रतिरूप, गुणनखंड, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम संख्याओं की विभाज्यता की जांच, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ भी आ रहा है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ भी आ रहा है आपके में। पूर्णांक, भिन्न, परिमेय, वर्ग, वर्गमूल, घन, घातांक, जितना भी नंबर सिस्टम है एसएससी लेवल का,
पूरा दे दिया, पूरा नंबर सिस्टम आ गया। मतलब वैसे एसएससी लेवल नहीं, 9th और 10th का पूरा दे दिया, 9th और 10th का पूरा भर दिया उन्होंने। 9th और 10th के साथ छठी, 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी का कंटेंट ही ऊपर डाल दिया। बाकी 9th और 10th मतलब छठी से 10वीं तक का कंटेंट गणित में दे दिया, और मैं करवा रहा हूँ पूरा गणित। चिंता वाली बात नहीं है गणित में बिल्कुल भी। तो अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये 10वीं का है, ये 10th का है। दशमलव प्रसार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या 10th का है, ये 10th का है। वास्तविक संख्याओं पर संख्या घातांक ये 10th का है। फंडामेंटल थ्योरम दे दिया आपको, 10th की है ये फंडामेंटल थ्योरम। ये 9th का था कुछ बात, कुछ 10th का है। तो ये आपका हो गया 9th और 10th का भाग। नंबर सिस्टम है, चिंता वाली बात नहीं, ये वाला भाग आप फ्री में पढ़ रहे थे, फ्री में आप पढ़ रहे थे, वही चीजें हैं। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, और एक्स्ट्रा कर दी हैं। हाँ, बाल विकास गायब हो गया, अब नहीं आ रहा है बाल विकास, ना पेडागोजी आ रही है। अब ये वाला पॉइंट अनुपात समानुपात, राशियों की तुलना, अनुपात समानुपात, सीधा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, ये वाला अनुपात वाला चैप्टर आ गया। ये आपका 8th क्लास में दिया रहता है, 7th और 8th में दिया रहता है, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो ये हम अच्छे से करेंगे। एलजेब्रा आ रहा है जो कि आपको 9th में मिलता है, आपको ये 10th में भी देखने को मिलता है एलजेब्रा। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, बहुपद में आपको बहुपद पढ़ा रहा था एक दिन, इसलिए पढ़ा रहा था कि मुझे संभावनाएं थी। बहुपद आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, शेषफल प्रमेय आपको पढ़ाई, शून्यक पढ़ाया, गुणनखंड पता है, बीजीय सर्वसमीकरण आपको करवाई थी, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ मैंने अच्छे से करवाया था, किसी बहुपद के शून्य गुणांकों के संबंध, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम, ये भी मैंने करवाया था। अब देखिए, आप बोलेंगे अमित भैया आपने एक दिन चैप्टर करवाया था, मैंने वन शॉट में करवाया था ना, एक चर में रैखिक समीकरण, 9th का चैप्टर, ये 9th का वो आ गया। रैखिक समीकरण का 9th का, ये आपका 10th का, ये एक्स और वाई समांतर रेखाओं का, ये 10th का कंटेंट है, ये 10th का कंटेंट है। इसलिए तो मैं आपसे बहुत सोच समझ के मैं मैथ करवा रहा था पहले से ही। दो चरों में रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से, ये 10th का कंटेंट है, ये 10th का पूरा मुझे याद है कि गणित कहाँ का है। गणित और विज्ञान मतलब पूरा आपको हर विषय का बता सकता हूँ कौन चीज कहाँ का है। ये आपका 10th का है, द्विघात समीकरण 10th का है, गुणन का द्विघात समीकरण ये 10th का है, द्विघात समीकरण 10th का, ये पूर्ण वर्ग बनाने वाला 10th का, ये भी आपका मूलों की प्रकृति 10th का कंटेंट है। इकाई 8 में ज्यामिति निर्देशांक, ये आ गया आपका, ये आपने निर्देशांक ज्यामिति 2D आप 3D पढ़ते हैं, वो आपने नहीं पढ़ी थी, आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। सममिति आ रहा है, बन जाएगा। रेखा कोण आप पढ़ रहे थे, ये रेखाएं आप पढ़ रहे थे, अब प्रतिच्छेदी रेखा कोण आप पढ़ रहे थे, ये आप त्रिभुज आप पढ़ रहे थे प्री में। सर्वांग समता हमने 9th और 10th लेवल में देखा, पढ़ रहे थे। समरूपता आप पढ़ रहे थे, समरूप क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय बार बार हम पढ़ रहे थे। और एनसीईआरटी में और अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, क्लियर है? तो हम अच्छे से कवर कर रहे थे, तो चिंता वाली बात, पाइथागोरस थ्योरम आप ध्यान से देखनी पड़ेगी। चतुर्भुज देखिए, एक यूनिट में ज्यामिति और निर्देशांक, एक यूनिट में कितना सारा कंटेंट दे दिया, कितना सारा कंटेंट दिया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कितना सारा कंटेंट। चतुर्भुज ये पूरा आपका वो ये त्रिभुज, अब ये कवर करना पड़ेगा। और ये मैं नया ऐड हुआ है, मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा ईमानदारी से। निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छे से करवाऊंगा, कार्तीय पद्धति बहुत अच्छे से करेंगे हम। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का जो नया कंटेंट है ना मैथ में, वो मैं पहले करवा दूंगा आपको, वो मैं पहले ही करवा दूंगा। परसों या नरसों से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये तो जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जो आप प्री में नहीं पढ़ रहे थे वो वाला, पहले हम इसको कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को भी कर सकते हैं, इनको करना पड़ेगा, इनसे प्रश्न बनेंगे। इकाई क्षेत्रमिति आप पढ़ ही रहे थे। हेरोन का सूत्र अभी हमने परसों नरसों क्लास ली थी, और देखिए आपका पाठ्यक्रम में दिया हुआ है हेरोन का सूत्र, क्षेत्रफल वगैरह, हेरोन के सूत्र का चैप्टर ही आपका कक्षा 9 का है, ये 9th का है चैप्टर, शायद ये 11th, सॉरी चैप्टर 12 है, ये चैप्टर 12 है, हेरोन का सूत्र वही वाला है। व्रतों का आ गया, ये भी हमने पढ़ा। घनाभ के बारे में अभी हमने आज ही क्लास ली थी, अभी आज ही मैंने 1 या 2 घंटे पहले, वो आ गया। ये गोले का आयतन वगैरह सब आ गया, ठीक। आयतन मायतन आपका वही आ गया, लेकिन शंकु का छिन्नक ये नया है, ये 10th का है। ये वाला, ये वाली यूनिट 10th की है, ये 10th का पार्ट है। अब सांख्यिकी आ गई आपकी, ये सांख्यिकी आपकी 9वीं और 10वीं की है, पूरी 9वीं, प्योर 9th और 10th की, प्योर 9th और 10th की है। प्रायिकता और सांख्यिकी आपकी 9th और 10th की ऐड कर दी उन्होंने। त्रिकोणमिति आपका 10th में होता है, एनसीईआरटी में दिया है, पूरा दिया है। ये वाला प्रायिकता, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति मैं अच्छे से कवर करवाऊंगा, चिंता वाली बात ही नहीं। गणित में आप मुझ पे छोड़ दें, यदि गणित के हैं, आप किसी भी विषय से बिलोंग करते हैं, आप आर्ट वाले हो, कॉमर्स वाले हो,
चिंता वाली ट्रिग्नोमेट्री का मैं इतना गजब तरीके में करवाऊंगा, आपको अच्छे से हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। निर्देशांक जो नया ऐड हुआ पूरा मैं करवा दूंगा। मैथ का आप कहीं से ना देखें तब भी चलेगा आप, लेकिन यहाँ से हर क्लास को देखना, रोज हम पढ़ेंगे, हम रोज पढ़ सकते हैं इसको, तो मैथ को। तो मैथमेटिक्स हो गया, ये इंग्लिश में दिया हुआ है अपना गणित का। अब आ गई विज्ञान। वीडियो बड़ी हो रही है और उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन चीज़ों को अच्छे से बताना जरूरी था और हम समझ भी रहे हैं। अब देखिएगा भैया, विज्ञान में जैविक वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत, ये आपका वैसे तो 9th में दिया गया है, लेकिन 11th 12th में और अच्छे से देखने को मिलता है। मनुष्य में पाचन छठी सातवीं से स्टार्ट होता है, श्वसन ये आपका 10th में अच्छे से दिया है, ये वाला 10th में अच्छे से दिया है। मनुष्य में पेशी समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th का पार्ट है, 10th में पूरा चैप्टर ही दिया है, 10th का चैप्टर कट कॉपी पेस्ट, ये ऊपर के कट कॉपी पेस्ट हैं तीनों। मनुष्य में स्त्रावियां, ये 9th और 10th का पूरा 9th और 10th में दिया हुआ है। ये कोशिका दिया है, ये 9th में होती कोशिका। जय बड़ू, ये वाला पार्ट है गजब का, ये वाला पार्ट आपका 11th या 12th में देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पर भी मिलता है लेकिन कम स्तर पे। 11th और 12th में अच्छे स्तर पे देखने को मिलेगा, हमने वर्ग 2 में अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। जय बड़ू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लियड, एंजाइम, विटामिन। हालांकि आपने इस चैप्टर को तो ईवीएस का पार्ट, ईवीएस में आपने पढ़ा हुआ होगा, ईवीएस का पार्ट है ये वाला, तो ये भी आपने अभी ईवीएस में पढ़ा हुआ होगा। मतलब जो विज्ञान है, बायोलॉजी है, वो ईवीएस में आप पढ़ तो रहे थे, तो यहाँ पे चिंता वाली बात ही नहीं है, चिंतित नहीं होना। एक दो कमेंट आपकी। हाँ, मैं करवाऊंगा, मैं काफी चीजें कवर करवाऊंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, चिंता वाली यूट्यूब पर ही करवाऊंगा मैं। आप, मैं अलग से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारा केवल कोर्स चलेगा टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज का चलेगा, और उसमें हमारा बस परिश्रम बैच चलेगा, जिसमें हम रेगुलर पेड वाले आर्टिकल्स देंगे, आर्टिकल्स देंगे, पेड आर्टिकल्स देंगे परिश्रम ग्रुप में, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से, बाकी अन्य विषयों का, जैसे जैसे कि जो नया ऐड हुआ है उनका खासकर हम ज्यादा देंगे। ठीक है, मैथ्स करवा ही रहा हूँ, तो चिंता वाली बात ही नहीं है, मैं करवा रहा हूँ ना। आर्टिकल अच्छे मिलेंगे, नए कंटेंट में मिलेंगे आर्टिकल, जो मैंने प्री में दिए थे अब यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा, आपको परिश्रम ग्रुप की लिंक मिल ही जाएगी फिर। या आपको परिश्रम में नहीं भी ज्वाइन होंगे, तो टेस्ट सीरीज आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे ना, आप टेस्ट सीरीज जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे, अगले दिन से ही आपको आर्टिकल्स मिलने लगेंगे सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे ही, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका आप चिंता मत करें। प्रजनन तंत्र आपका ये आ गया, आपका 9th और 10th में दिया है। पर्यावरण आपका ये वाली यूनिट की तो दिक्कत ही नहीं, ईवीएस का पार्ट है पूरा, बहुत पढ़ा है आपने। डिसीज भी आपने ईवीएस में पढ़ा है, ये भी आपने काफी ईवीएस में पढ़ा है डिसीज वाला। अब यूनिट 12 देखिए आप, ये वाला पार्ट आपका ईवीएस का पार्ट होगा। यूनिट 11 आपकी कवर है काफी मात्रा में, 80-90% कवर है आपकी ये वाली यूनिट 12। पुष्प वाला आ गया, ये आपका 8th में भी देखने को मिल जाता है, हमें 9th में भी देखने को मिल जाता है ये वाला पार्ट। जड़ तना पत्ती के रूपांतरण, ये वाला भी हमें 8th 9th में मिलता है। पुष्पीय पौधों की शारीरिक, ये आपको 10th में अच्छे से मिलेगा, 10th में। एक बीज पत्ती, ये भी 10th लेवल में अच्छे से मिलता है, ये भी आपको 10th लेवल में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण आपको 10th में मिलता है, ये वाला पूरा का पूरा 10th का है। ये स्वपोषी पोषण वगैरह होता है, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ, ये 10th लेवल का होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। प्रकाशीय वर्णक, चक्रीय अचक्रीय, ये अलग अलग से करना पड़ेगा आपको। पौधों में श्वसन, ये 10th का पार्ट है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये 10th का, 9th और 10th का पार्ट है। ये 10th का है, 9th का भी नहीं, 10th का पार्ट है। बीजों में अंकुरण वाला 9th और 10th का, ये आपका 10th का पार्ट है। ये परागण, द्विनिषेचन, भ्रूण, ये पूरा 10th का पार्ट है। फसल उत्पादन चक्र आपका शायद 8th में मिलता है, ये आपको साइंस में 8th क्लास का में मिल जाता है ये वाला। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये आपका, ये वाला आपका 8th में मिलेगा, जहां तक ये वाला पार्ट, मैक्सिमम पार्ट 8th का है ये, सॉरी 8th का ही है ये, 7th और 8th का है। अब आती है रसायन पे, बायोलॉजी हमने देख ली, ये बायोलॉजी वाला पार्ट हो गया। अब आ गए हम केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री पे 9th का पार्ट है ये वाला। परमाणु संरचना 9th में, थॉमसन, रदरफोर्ड, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये टेलीग्राम की आवाज आ रही, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट रहेंगी, बहुत कुछ कंटेंट आपको यहीं प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। तो ठीक, रदरफोर्ड, बोर का परमाणु मॉडल, ये 9th का कंटेंट है, अच्छा खासा कंटेंट है 9th में, हो जाएगा ये, मैं बता दूंगा कहाँ से करना है, अच्छा हो जाएगा। ये पूरा 9th का है, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, 9th का हो गया।
ये वाला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपको ये 10th में देखने को मिलता है, ये 10th में मिलता है, चैप्टर जहाँ तक 4 है इसका। एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन वगैरह पढ़ते हैं आप, समअवयवता वहीं मिलती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन पद्धति, भौतिक रासायनिक कैंसरजन्य गुण, विषाक्तता, साबुन अपमार्जक, ये 10th लेवल का था पूरा। रसायन आपकी कम आ रही है, 2 यूनिट में समाप्त है, कम चैप्टर में कवर हो जाएगा। 1 से 2 चैप्टर इसके हैं, 1 से 2 चैप्टर इसके हैं। फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स में बल, यांत्रिकी, ऊष्मा, ये वाला दूरी, विस्थापन, ये 9th का पार्ट है आपका। गति के नियम, संवेग, संरक्षण, घर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, प्रभाव, उत्प्लावकता, आपनिक सिद्धांत, ताप, ऊष्मा, विशिष्ट, ये पूरा 9th की यूनिट है, ये वाली 9th की यूनिट है आपकी, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे, ये पूरा 10th का है आपका यूनिट, ये 10th का है। विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश, ये पूरा 10th का है। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, गुण, ऑस्टेट का नियम, 10th का है ये वाला, पूरा 10th का है। अपवर्तन नियम, नियम, सारी चीजें ये 10th का, प्योर 10th का है ये वाला। तो ये अपन ने 10 यूनिट देख ली, ठीक। अब आपका आ गया सामाजिक विज्ञान, ठीक। सोशल साइंस में आपका ये भूगोल का पार्ट है, जियोग्राफी का पार्ट है, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, ये 9th का पार्ट है ये। 9th में मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था उस टाइम पे। ये आपका 9th का पार्ट है। जलवायु वगैरह 9th में दिया हुआ है ये। सौरमंडल वगैरह आप पढ़ ही रहे थे, ईवीएस का पार्ट है, आपने पढ़ा हुआ है, चिंता वाली बात ही नहीं। आपका 9th का पार्ट है। मानचित्र वगैरह 9th में कर ही रहे थे, 9th का पार्ट है। आंतरिक संरचना ये 9th में या 10th में आपने देखी है, वहाँ मिल जाएगा। 9th और 10th का पार्ट है, 9th और 10th का पार्ट है। वर्षा, ये 9th और 10th का पार्ट है, महासागरीय धाराएँ वगैरह। संसाधन से यहाँ से आपका 9th और 10th का पार्ट है। मृदा वगैरह 9th और 10th का पार्ट है, वैसे ईवीएस का पार्ट है, आपने मृदा को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। परियोजना ईवीएस में आप पढ़ रहे थे, नदियों पर परियोजना है, चिंता वाली ईवीएस का पार्ट। कृषि को आप ईवीएस में पढ़ रहे थे, ठीक। कृषि वगैरह आपको ये भूगोल में ही मिलेगा, ये पूरा भूगोल चल रहा है। खनिज पदार्थ पूरा भूगोल आपका एनसीईआरटी का कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है उन्होंने। इतिहास से आज से, अब हिस्ट्री आ गई आपकी, हिस्ट्री आ गई। इतिहास से आज से प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, पाषाण मुद्रा, ताम्र संस्कृति, हड़प्पा, ये आपका एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट है। ये आपका एनसीईआरटी में 16 जनपद अच्छे से दिया हुआ है वहाँ पर, लेकिन थोड़ा जीके लेवल का पार्ट है, अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। ये हर्यक, मौर्य, गुप्त, पूरा एसएसटी भरा हुआ है, लेकिन 10th लेवल तक का कंटेंट आपको 9th और 10th का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 9th और 10th लेवल का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये यूनानी का जो आगमन हुआ था वो वाला, ये आपका 10th में दिया है। ये कुछ चीज़ें अलग से भी करनी पड़ेंगी। 10th का फ्रांसीसी क्रांति वगैरह, ये आपका 10th में मिलेगा। नाथसीवाद ये 10th का है, नाथसीवाद, फासीवाद। औद्योगिकरण 9th और 10th में भी देखने को मिलेगा आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम से होगा। ये भी आपका 9th और 10th लेवल का कंटेंट है, लेकिन आपको इसमें जी के टाइप का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये आपकी पॉलिटी, ये पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह दे दी। 73वां 74वां संविधान संशोधन। पॉलिटी, पॉलिटी भी अच्छी दी है, देखिए करंट का भी कुछ पूछेंगे। प्रमुख दक्ष, सार्क, आसियान, G20, G8, इनसे करंट के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। इकोनॉमी भी पूछ रहे हैं आपसे। मतलब वर्ग 2 का पाठ्यक्रम वर्ग 3 मेंस में दे दिया, सीधी भाषा में ये कहूँ तो। मतलब वर्ग 2 प्री का, वर्ग 2 प्री का, वर्ग 3 मेंस में दे दिया। मतलब आपको माध्यमिक शिक्षक बनाने की तैयारी एक तरीके में। हालाँकि एकदम से ये इतना सारा कंटेंट ऐसे नहीं देना चाहिए था। ये देखिए आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक इसमें तक दे दिया। वर्ग 2 में था, वर्ग 2 में था बहुत। मैं मानता हूँ वर्ग 2 चयन परीक्षा जैसा टफ नहीं है, वैसा नहीं है। 10th लेवल तक का कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम आपका आ गया है, ये तो मानना पड़ेगा। अब नोट, ये चीज़ समझनी है, नोट प्रश्नों का जो निर्धारण है, कक्षा 12 के स्तर का होगा। ये मेन चीज़ है। इंग्लिश में पढ़िए, समझ आ जाएगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं इस लाइन को ध्यान से। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस विल बी द क्लास 12 लेवल, 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड रहेगा, लेवल रहेगा। तो बताइए, चीजें तो थे, मतलब मैं मानता हूँ 50 दिन में इस पाठ्यक्रम को कवर करना है, समझदारी के साथ कवर करना है। बेसिक्स को छोड़ना नहीं है। पता चला एनडीपी आ गया, जीडीपी आ गया, जीएनपी आ गया, कुछ बच्चे सोचेंगे चलो यार इस भूगोल को या ज्योग्राफी को या पॉलिटी को या इकोनॉमिक्स को हटाओ, एक चीज गायब कर दो। नहीं, गायब कुछ नहीं करना, हर चीज का बेसिक कवर करके जाना पड़ेगा आपको। आप कमेंट कीजिए, कमेंट आ रहा है एक
साहिना अर्थमेटिक दिया नहीं, अर्थमेटिक नहीं दिया, बिल्कुल अर्थमेटिक नहीं दिया, एक चैप्टर अर्थमेटिक का नहीं दिया, पूरा एडवांस मैथ दिया है उन्होंने, पूरा एडवांस मैथ दे दिया। एनसीईआरटी में 9th और 10th में एडवांस मैथ ही, अर्थमेटिक का तो 37वीं 8वीं में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है हमें। बताइए, और कोई कमेंट है तो पूछ लीजिए। बीएड एलिजिबल नहीं है, निशु जी का कमेंट है सिलेबस बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं कहेंगे, एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट है, किया जा सकता है। दो मतलब 50 दिन में यदि 8 से 9 घंटे का टाइम देना पड़ेगा रोज, जो जॉब वालों को, और बाकी जो जॉब में नहीं है कम से कम 12 घंटा का टाइम आपको देना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 12 घंटा का टाइम आपको देना पड़ेगा। यदि आप समझ लेना इस चीज़ को, टाइम तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। और किसी का कमेंट है, बताइए। सर इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर किया जा सकता है क्या सर? हाँ, मैं अपने हिसाब से बोलूँ, किया जा सकता है। यदि एक सही रणनीति हो, सही रूपरेखा हो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, भटकाव यदि कम हो, तो इतने कंटेंट को भी आसानी से कवर किया जा सकता है। किया जा सकता है, रिवीजन भी किया जा सकता है। लेकिन आप भटकाव ना हो, बस भटकाव ना हो आपके पास। सर साइंस में विकास जी का साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, दिया है पाठ्यक्रम में, पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस अब नहीं पढ़ना, ईवीएस नहीं पढ़ना, ईवीएस के लिए जगह पे साइंस दे दी उन्होंने। अभिलाष आदि सर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों, हाँ तीनों पढ़ने पड़ेंगे। ज्ञान सिंह लोवंशी पढ़ने पड़ेंगे कैसे? सर पढ़ेंगे कैसे वो बताऊंगा, स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट है, पढ़ा जा सकता है। सिलेबस बहुत चेंज कर दिए, बिल्कुल वर्ग 2 में भी यही हुआ था, वर्ग 3 में भी यही कर दिया उन्होंने। बिल्कुल निश्चित तौर पे परिवर्तन तो किया है। और एक चीज है, आप निराश मत होना, ज्यादा निराश मत होना, जो परिवर्तन किया गया है वो केवल आपके लिए नहीं है, केवल आपके लिए नहीं है, केवल आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल, सभी के लिए है, सभी को यही पढ़ना है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे ही अकेले को पढ़ना है, सबको यही पढ़ना पड़ेगा, सबको यही पढ़ना पड़ेगा। सर गणित को कैसे कवर किया जाए? हो जाएगा, मैं वन शॉट करवा रहा हूँ ना, वो हो जाए, और मैं आरडी शर्मा करवा दूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दूंगा, गणित की जिम्मेदारी मेरी। गणित का भी आप यदि आप एनसीईआरटी भी नहीं उठाएंगे तब भी काम चल जाएगा, बस गणित की अकेली जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो रामबाण है, मैं हमेशा से कहता कहता रहा था, एनसीईआरटी बहुत पहले से, जब प्री हो गया था तब भी, और प्री के टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे थे तब भी, और प्री होने के बाद जो टाइम मिला 4-5 महीने, मैंने कई बार बोला एनसीईआरटी छठी से 10वीं तक को करिए। और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी करा होगा, मान लीजिए आपने भूगोल पढ़ ली होगी, मेरी बात मान के, तो आपकी चिंता कम हो गई होगी भूगोल की। आपने मान लीजिए भले ही विज्ञान में बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा, आपकी बायोलॉजी वाली चिंता कवर हो गई। आपने छठी से 10वीं तक की यदि एनसीईआरटी पढ़ी हुई होंगी, तो आपका वो वाला चिंता कवर हो गई, मतलब मेरी बात मानने से आपको बेनिफिट तो हुआ होगा। मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा था, मेरे को सोच समझ के ही आपको बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। अब मैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे बात करूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसा पेपर आएगा, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि पेपर वैसा डिजाइन होने वाला है, पेपर वैसा डिजाइन होगा। वर्ग 2 का एग्जाम दिया है, अनुभव है मुझे कि कैसा पेपर वो ईएसपी वाले डिजाइन करने वाले हैं इस बार से। काफी सारे क्वेश्चंस मुझे पता है कि किस तरीके के देने वाले हैं, कहाँ से देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। सर सोशल साइंस के लिए बुक बताइए। एनसीईआर पहली चांस है, एनसीईआरटी कवर करना है हमें। और पहली बात है, अब आपके सामने दो भटकाव आएंगे, आपके सामने दो भटकाएंगे आएंगे, कोर्स आएगा एक, तो कोर्स के साथ एक आएगा बुक्स। बुक्स वो भी कौन सी? एनसीईआरटी की, बाकी बुक्स तो आपके दिमाग में आने वाली नहीं है, एनसीईआरटी की बुक्स आपके दिमाग में आएंगी। यहाँ पर बचना पड़ेगा आपको, क्या करना है क्या नहीं करना, टाइम को अच्छे से ईमानदारी से यूटिलाइज करना। संस्कृत नहीं रहेगी क्या? संस्कृत नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही अरविंद जी। सर पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे? पासिंग मार्क्स एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% है, बाकी यूआर और अदर स्टेट के लिए 50%। ये पासिंग मार्क्स है इसमें मेंस में। सर एनआईयूएस का भी मैंने ऊपर शायद, एनआईयूएस का कुछ लिखा नहीं उन्होंने, बट एनआईयूएस वाले एलिजिबल हैं। क्यों क्यों एलिजिबल है? आप तैयारी करिए बिना चिंता करे। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के आ गए। ठीक, तो आप चिंता मत करिए, आप तैयारी करिए बेधड़क होके।
हाँ, छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी बहुत काफ़ी है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत काफ़ी, बहुत सारे प्रश्न लाइन से उठेंगे एनसीईआरटी से। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? संध्या जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, चिंता मत करिए। निशु जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चिंता मत करिए, 50 दिन में हो जाएगा। नहीं, मैं सही रणनीति आपके सामने रखने वाला हूँ। सही रणनीति आपके सामने रखने वाला हूँ कल। कल जहाँ तक मेरी या तो वीडियो कल आ जाएगी या परसों आने वाली, भले ही 1 घंटे की रणनीति हो, बहुत गजब की रणनीति बनाऊँगा मैं। बहुत गजब की रणनीति रहेगी। उसको आपने देख लिया, फिर आप चिंता मत करिए। और बताइए, और प्रश्न बताइए, आपका कोई सा प्रश्न बन रहा हो तो उसको भी हम ले लेते हैं। ये वर्ग 3 मेंस की टेस्ट सीरीज थी, नए सिरे से हम अपलोड करने जा रहे हैं कंटेंट, जरूर ज्वाइन करना। आर्टिकल्स नए सिरे से नए पाठ्यक्रम पे देने वाले हैं। अभी आप 4-5 दिन के अंदर-अंदर जॉइन कर लीजिए। अभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका, अदरवाइज़ के चार्जेस चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे, क्योंकि नए पाठ्यक्रम के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करने का काम हमारा कल से ही स्टार्ट होने जा रहा है। नए मॉक टेस्ट, नए आर्टिकल्स, नए हिसाब से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो जिन्होंने भी ये वाला कोर्स जॉइन नहीं करा, आप ज़रूर जॉइन करिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। हज़ारों बच्चे जॉइन करने वाले हैं। हिना सिद्दीकी जी सर, हम आप पे ही डिपेंड है सर। बिल्कुल आप, मैं जो बताते जाऊँगा आप वैसा पढ़ लीजिएगा, सच बता रहा हूँ। आपका सिलेक्शन ना हो तो फिर मुझसे कीजिएगा। बिकम अ टीचर सर, नए पैटर्न पर आधारित नए प्रैक्टिस सेट कब आएँगे? 2-3 दिन में हम कार्य जारी कर देंगे। दो थोड़ा-सा तो टाइम लगता है ना हमें भी। हम कार्य जारी कर देंगे, चिंता मत करिए, नए सिलेबस पे ही हम चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं। सर बहुत टफ पेपर आएगा क्या? नहीं, नहीं, पेपर टफ नहीं आएगा। पेपर टफ नहीं आएगा, वो चिंता आप छोड़ दीजिए। पेपर टफ नहीं आएगा। 10th लेवल तक का ही प्रश्न रहेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा-सा ऊपर रहेगा, पेपर टफ नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इतने पाठ्यक्रम को कवर कर पाना आसान नहीं होगा। पेपर टफ आए तो कट ऑफ कम जाएगा, चिंता वाली बात है। सर मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रखना बिल्कुल, एनसीईआरटी वन शॉट बंद नहीं करूँगा, कल या परसों से प्रयास करूँगा कि रोज़ अब 1 क्लास स्टार्ट कर दूँ मैं। रोज़ लाइव आ जाऊँ 5 या 6 बजे। गणित तो मैं करवा दूँगा। हाँ, मैथ्स क्लास कंटिन्यू सबसे ज़्यादा मुझे ईवीएस से डर लगता है। ईवीएस आ ही कहाँ रहा है? ईवीएस के स्थान पे साइंस और सोशल साइंस दे दिया। हालाँकि ये भी ईवीएस के ही पार्ट हैं। विज्ञान हो गया आपका, सामाजिक विज्ञान हो गया, ईवीएस के ही पार्ट हैं। सर क्या गणित हिंदी में पेडागोजी आ ही नहीं रही ना, लैंग्वेज की पेडागोजी आ रही है ना, सीडीपी आ रही, पेडागोजी गई अब। पेडागोजी का 1% भी रोल नहीं है। पेडागोजी को आज से ही देखिए मत। उसके रजिस्टर में छिपा के रख दीजिए अब आप। उसको मत देखिए अब आप। एनआईयूएस का मैंने बता दिया, आप तैयारी करिए। सर संस्कृत आएगी, नहीं आ रही संस्कृत। रनिंग वाले देखिए, जो क्राइटेरिया बताया हुआ था, आप फॉर्म भरने तक आप यदि हो पा रहा है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। अदरवाइज आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। और काफ़ी अभ्यर्थी सेकंड ईयर वाले, आप कोर्ट केस करिएगा। अतिथि वाले भी करेंगे, अभी देखना अतिथि वाले भी करेंगे। अतिथि का शायद कोई रूल है, उनका अनुभव वाला शायद कुछ हो सकता है। शायद कर सकते हैं वो, क्योंकि वर्ग 2 में करा था ना, इस टाइम पे शायद वो ना करें, क्योंकि उनका अतिथि जो भी बनना था बन चुका होगा। बताइए, ये भाई टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, इग्नोर मत कर देना। बहुत गजब लेवल पे कार्य करना, चैप्टर वाइज टेस्ट, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट बहुत सारा है। हमारा और भी कंटेंट एनसीईआरटी आधारित बना हुआ है, उसको भी हम जल्द ही अपलोड करने जा रहे हैं। उस पे भी काम जारी हो जाएगा। जो नई नई चीजें आई थी मैथमेटिक्स में ही देख लो, पूरा का पूरा ये रेशो प्रोपोर्शन हमने दे रखा था, बहुपद हमने दे रखा था, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है दिया, नंबर प्रणाली आ रहा है, ज्यामिति 2D 3D हमने दिया था, परसेंटेज, इनको कम करना, इनको हम हटा देंगे, इनको देखना मत आप। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया, कल या परसों में ट्रिग्नोमेट्री के मॉक अपलोड करने जा रहे हैं, एडवांस का सारा कंटेंट अपलोड करने जा रहे हैं। हमारे पास एनसीईआरटी का कंटेंट था और वहाँ से प्रश्न बनेंगे भर-भर के, हम जो मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे उनसे, भर-भर के प्रश्न बनेंगे, उनकी विस्तृत व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न आएँगे। तो आप इसको आज ही, या तो आज ही मॉक टेस्ट को जॉइन करिए या आप कल जॉइन करिए, लेकिन आप जॉइन करिए। सोशल साइंस और सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें, मैं विस्तारित रूप से रणनीति लेकर आने वाला हूँ। सर गणित को जीरो से कैसे करें, वन शॉट करिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, गणित में 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। लेकिन मैं जो करवाऊँगा एनसीईआरटी लेवल का, उसको अच्छे से करना पड़ेगा, एनसीईआरटी लेवल का भी करवाऊँगा, उससे हट के भी करवाऊँगा, कॉम्पिटिटिव का भी करवाऊँगा। मैथ की चिंता मत करो आप। यदि मैथ की चिंता है, तो मैं, आप चिंता करो किस-किस की, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये लीनियर इक्वेशन आ रहा है, हमने दिया हुआ एलसीएम एचसीएफ हमने मॉक दिया, अलजेब्रा दिया हुआ है, और भी मॉक इनके अपलोड करेंगे। बहुत कुछ अपलोड कर रखा है हमने, बहुत कुछ। मिक्स वाले अभी मैथ के नहीं डाले, अब हम मिक्स वाले भी डालने वाले हैं मैथ के। 10-15 मॉक टेस्ट अभी मिक्स वाले देने वाले हैं।
साइंस अपलोड करेंगे, एसएसटी के मॉक अपलोड करने जा रहे हैं अभी हम। हमने संस्कृत इसलिए नहीं दी थी, हमें लग रहा था संस्कृत नहीं आएगी, इसलिए हिंदी और मॉक अभी इंग्लिश हमने दी थी। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन सारी चीज़ें मुझे अच्छे से बतानी थी और आप लोगों ने देखा, समझा, हर प्रकार का डाउट मैंने लिया। अभी भी कोई सा डाउट बन रहा है तो बता दीजिए मुझे। 1-2 कमेंट और लेता हूँ, अदरवाइज़ रणनीति पे मैं कार्य शुरू करने जा रहा हूँ। मैथ का टाइम लगता है सर, मॉक टेस्ट में भी छोड़ देते हैं हम तो। नहीं, नहीं, मैथ ही तो नहीं छोड़ना। मैथ 20 नंबर का आ रहा है, 20 नंबर का मैथ आ रहा है, 20 नंबर का जो मैथ है ना, ये सिलेक्शन दिलवाएगा। जो आर्ट्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, अदर बैकग्राउंड वाले होगा, मैथ को जहाँ तक कम पढ़ेंगे नुकसान होगा। जबकि आज सभी के लिए रही है ना मैथ, सभी के लिए मैथ सबको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 10th लेवल तक का पाठ्यक्रम है, 10th लेवल तक सबने इन इन चीज़ों को एक-एक बार तो पढ़ा हुआ होगा अपने स्कूल में, निश्चित तौर पे एक-एक बार पढ़ा हुआ होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको यदि कोई अच्छी जानकारी मिले, कोई सलाह दे तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए। अब हमारी कल से जो लाइव क्लास थी वो रेगुलर चलेगी। अब एनसीईआरटी वन शॉट हम जल्द से जल्द कवर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही प्रयास है कि एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट मैं तो आपको शीघ्र करवा दूँ और टॉप लेवल का कंटेंट करवा दूँ। ठीक है, तो फिर आपने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये मैंने पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। जो भी डाउट हैं आप वीडियो खत्म होने के बाद वहाँ पर अपलोड करिएगा। मैं जो वीडियो बनाऊँगा बाद में, जो वीडियो आएगी, ताकि मेरे दिमाग में आपके प्रश्न गूंजें, तो मैं किसी न किसी रूप में आपको उनके उत्तर दिए जाऊँगा अगली वीडियो में। सर यूट्यूब पर क्लास कल से स्टार्ट हो रही है गणित की तो एनसीईआरटी वन शॉट चल रहा था ना अपना, देखिए पहला प्रयास क्या है आपका, ये हम आ गए यहाँ पे प्लेलिस्ट में, आपको बताता हूँ। हमने मैथ पहले ही चयन परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेके स्टार्ट कर दिया था। देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा, पाठ्यक्रम को मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए नीचे नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का पढ़ा है, बहुपद मैंने पढ़ा, ये 9th लेवल का, 10th निर्देशांक ज्यामिति मैंने पढ़ाई। यहाँ पर बेसिक है, 10th अभी हम चालू करेंगे। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना। रैखिक समीकरण पाठ्यक्रम में मैंने पढ़ाया। यूक्लिड ज्यामिति आप मत पढ़ना, लेकिन आप पढ़ लेना, क्यों पढ़ लेना, काम आएगी। लाइन साइड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, सर्कल्स मैंने पढ़ाया, पाठ्यक्रम में दिया है। हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ाया, पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और आज मैंने वो एक और चैप्टर पढ़ाया हुआ था, तो वो भी आपको पाठ्यक्रम में दे दिया गया है। मैं सोच समझ के ही मैथ पढ़ा रहा था। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा। मैं निश्चित तौर पे उस पर बात करूँगा। हम एक रणनीति, बहुत सुपर रणनीति पर भी कार्य करने जा रहे हैं, ताकि आप उसको समझ पाएँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए और जो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है, तो आप उसको ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।